नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं भारत की मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में, भारतीय मिट्टी के बारे में। आज क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन। भारत की मृदा, सॉइल, भारतीय मृदा के बारे में आज क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय मृदा की बात की जाए तो सर्वप्रथम बात करते हैं विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस की हम बात करें तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी वर्ष 2021 की थीम की यदि बात की जाए, प्रतिवर्ष इसकी कोई ना कोई थीम दी जाती है। तो अब की बार वर्ष 2021 को जो थीम दी गई है वो क्या दी गई है? लवणीकरण को रोके। लवणीकरण को रोके व उत्पादकता को बढ़ावा दे। उत्पादकता को बढ़ावा दे। वर्ष 2021 की जो की बार थीम दी गई है, क्या दी गई है? लवणीकरण को रोके, उत्पादकता को क्या करे? बढ़ावा दे। वर्ष 2021 की क्या है थीम? 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। इसके बाद हम मृदा की बात करें, सॉइल की बात करें। सॉइल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? सोलम। सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? फर्श या फ्लोर। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। सॉइल शब्द लैटिन भाषा की सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? फर्श या फ्लोर होता है। इसके बाद बात की मिट्टी होती क्या है, तो मिट्टी एक बहुमूल्य संसाधन है। मिट्टी क्या है? बहुमूल्य संसाधन है जो अनेक तत्वों का क्या है? मिश्रण है। तो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के रूप में डॉक्टर बेनेट ने मिट्टी की परिभाषा दी है। मिट्टी वह पृथ्वी की वह ऊपरी सतह होती है जो अनेक वनस्पति और चट्टानों के तत्वों से मिलकर बनी होती है। किसने दी है? डॉक्टर बेनेट के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। इसके बाद यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष की, जो यूएनओ के द्वारा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जो मृदा वर्ष है वो यूएनओ के द्वारा वर्ष 2015 को घोषित किया गया था। यानी वर्ष 2015 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की मृदा के अध्ययन के बारे में। तो भारतीय जो मृदा का अध्ययन है वो सर्वप्रथम 1893 में, वर्ष 1893 में भारतीय मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो वोयलकर महोदय। 1893 में विद्वान थे वोयलकर। तो वोयलकर महोदय के द्वारा 1893 में सर्वप्रथम भारतीय मृदा का क्या किया गया? अध्ययन किया गया। किसने किया था? वोयलकर महोदय ने। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 1986 में ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में स्थित है, 1986 में उसके द्वारा भारतीय कृषि को 8 वृहत, कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 वृहत व 27 गौण प्रकारों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? ICAR। ये संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी कृषि की संस्थान है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। 1986 में इसके द्वारा भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण की बात की जाए तो हम इसको 2 प्रकार से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं भारतीय मृदा का। एक तो है रंग के आधार पर, या इसकी उत्पत्ति के आधार पर, या बनावट के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो है रंग के आधार पर, या उसकी मूल उत्पत्ति के आधार पर, या बनावट के आधार पर। जो दूसरा वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे यूएस वर्गीकरण, यूएस या वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसके आधार पर यूएस वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मिट्टी को 11 गणों में बांटा गया है या 11 प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है।
और सर्वप्रथम पढ़ेंगे रंग या उत्पत्ति या बनावट के आधार पर वर्गीकरण। भारतीय वर्गीकरण की यदि बात की जाए रंग या कलर के आधार पर, तो 8 प्रमुख प्रकारों में इसको विभाजित किया है ICAR ने, जो नई दिल्ली में स्थित है। तो सर्वप्रथम यदि बात करें कि भारत की अवरोही क्रम में हम बात कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक जो मृदा है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसी मृदा का दूसरा नाम है दोमट मृदा। इसी मृदा को बोलते हैं एलुवियल मृदा, एलुवियल सॉइल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो विस्तार जो मृदा है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इसी का नाम है दोमट मिट्टी, इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। राजस्थान की हमने बात की थी, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई। और भारत में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो 43.4% क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? जलोढ़ मृदा। जो उपजाऊ मानी जाती है कितने परसेंट भाग पर है? 43.4% भाग पर। और विशेष रूप से कहां पाई जाती है? तो नदी घाटी क्षेत्रों में। जितनी भी नदी घाटियां हैं, चाहे वो सिंधु नदी हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदी घाटी क्षेत्रों में। वह दूसरा है तटीय भागों में, तटीय भागों में। तो नदी घाटी क्षेत्रों में और तटीय भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। अब तटीय भागों की बात करें तो चाहे पश्चिमी तट हो या पूर्वी तट हो, दोनों भागों में मृदा पाई जाती है। नदियों के किनारे पाई जाती है, नदी घाटियों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़। इसका जो रंग होता है हल्का धूसर होता है। इसका जो कलर होता है, रंग होता है, हल्का होता है और धूसर रंग होता है। हल्का धूसर रंग होता है जलोढ़ मृदा का कलर। इसके बाद जलोढ़ मृदा का जो अध्ययन है वो 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग बांगर और दूसरा भाग है खादर। भारत के विशाल मैदान में हमने चर्चा की थी बांगर और खादर की। 4 संरचनात्मक रूप से हमें 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? तो सबसे पहले बाबर, फिर तराई, बांगर, खादर। ऐसे क्रम से हमने बात की थी। बांगर क्या होता है? तो पुरातन जलोढ़ मृदा। बांगर क्या होता है? पुरातन जलोढ़ मृदा, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। बाढ़ का जल क्या नहीं होता? नहीं पहुंच पाता। ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? बांगर। और वहां कौन सी मिट्टी का निर्माण हो जाता है? पुरातन जलोढ़ मृदा। किसका निर्माण हो जाता है? पुरातन जलोढ़ मृदा। और ये बांगर जो क्षेत्र है ये कहाँ पाया जाता है? तो भारत के पश्चिमी भाग में। भारत के अधिकांशतः पश्चिमी भाग में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? बांगर। खादर की यदि बात की जाए तो खादर क्षेत्र क्या होता है? तो नवीनतम जलोढ़ मृदा, नवीनतम जलोढ़ मृदा, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। कौन सा कहलाता है? खादर क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? खादर क्षेत्र। और खादर कहाँ मिलता है? खादर क्षेत्र की बात की जाए तो नदियों के जो अवशेष हैं, झीलों के जो निक्षेप में मिलते हैं, वहां पर वो क्षेत्र जो होता है वो कौन सा होता है? खादर क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? खादर क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी मृदा, लाल मृदा। लाल मृदा, रेड सॉइल। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा, उसके बाद सर्वाधिक जो क्षेत्रों में मिलती है कौन सी मिलती है? लाल मृदा। और लाल मृदा भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में इसका विस्तार है? तो 18.6%। लाल मृदा का लाल होने का कारण क्या है? तो आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इस मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता, आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वो नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? लाल मिट्टी में। कितने परसेंट भाग पर मिलती है? 18.6% भाग पर इन मृदा का क्या है? विस्तार है। और कौन कौन से स्टेटों में मृदा पाई जाती है? तो अधिकांशतः दक्षिणी भारतीय राज्यों में लाल मृदा का विस्तार है, जैसे कि तमिलनाडु राज्य,
तमिलनाडु राज्य के बाद केरल, कर्नाटका, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग आदि क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी मृदा भारत की। भारत की तीसरी मृदा की हम बात करें लाल मृदा के बाद, लाल मृदा 18.6% भाग पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। कौन कौन से राज्यों में? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग आदि राज्यों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। अब हम बात करते हैं तीसरी मृदा। तीसरी मृदा की हम बात करें तो तीसरी मृदा है काली मृदा। काली मृदा, काली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है? तो भारत के 5.2% भाग पर फैली हुई है काली मृदा। इस मृदा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? तो रेगुर मृदा, इसी मृदा को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मृदा। इसी को क्या बोलते हैं? क्योंकि कपास की जो खेती होती है या कॉटन सॉइल्स, कपास के लिए जो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है कौन सी होती है? काली मृदा। इस कारण इसको बोलते हैं कपास वाली मृदा। कपास वाली मृदा या इसी को बोलते हैं कॉटन सॉइल। क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल। इसके बाद हम बात करें, रेगुर मृदा नाम हो गया, कपास वाली मृदा हो गया। इसके बाद कौन सी मृदा है? स्वतः जुताई वाली मृदा। इसी का नाम क्या है? इसी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता या जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। और जब ये कभी कभी जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस मृदा में बहुत ऐसी फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी? इस मृदा की बात करें तो यहाँ पर इस मृदा में मुख्य रूप से कपास बोई जाती है। सबसे बेस्ट जो कृषि होती है इस मिट्टी में कौन सी होती है? कपास की। इसके अलावा बात करें गन्ना की कृषि। किसकी कृषि होती है? गन्ना की कृषि होती है। इसके अलावा यहाँ पर मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन आदि की कृषि कौन सी मिट्टी में सबसे, उसके लिए फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है? तो काली मृदा। कौन सी मृदा? काली। और तीव्र जल धारण करने की क्षमता क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी का जो रंग है काला, वो किसके कारण होता है? तो इस मिट्टी का जो काला रंग है उसका सबसे बड़ा कारण है टिटेनीफेरस। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट सबसे बड़ा कारण है इसका, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। और दूसरा कारण है जीवांश की उपस्थिति। जीवांश की उपस्थिति। तो काली मृदा का रंग काला कैसे होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट व जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। भाग के कितने प्रतिशत भाग पर? 5.2। कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? कपास। इस कारण इसको बोलते हैं कपास वाली मृदा या कॉटन सॉइल्स। इसके अलावा गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन आदि विभिन्न फसलें इसमें उगाई जाती है। इसी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा और रेगुर मृदा। इसके बाद जो मिट्टी आती है वो होती है लेटेराइट मृदा। चौथी मिट्टी है लेटेराइट। सर्वप्रथम हमने बात की जलोढ़ मृदा, सेकंड नंबर पे लाल मृदा, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ी कौन सी? लाल मृदा, सॉरी काली मृदा। और फोर्थ नंबर पे अब लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो प्रायद्वीपीय पठार के में मिलती है, अधिकांशतः या दक्षिणी भारत में सर्वाधिक मिलती है। इस मिट्टी का जो अध्ययन एक विद्वान है एस बुकानन। इस मिट्टी का जो अध्ययन है एक विद्वान है एस बुकानन। तो एस बुकानन महोदय के द्वारा इस मिट्टी का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस मिट्टी की बात की जाए तो इस मिट्टी का जो रंग है वो ईंट के जैसा इसका क्या होता है? रंग होता है। ईंट देखी होगी आपने, तो ईंट जैसा कलर पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है? तो ईंट के समान। कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है?
तो 3.7%। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर 3.7% भाग पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो लेटेराइट मृदा का क्या है? विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तापमान और वर्षा के कारण इस मिट्टी की जो विशेषता है वो ये कि तापमान व वर्षा की अधिकता के कारण इस मिट्टी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ईंट के समान। कैसा हो जाता है? ईंट के समान। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अधिकांशतः पश्चिमी घाट, अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, बंगाल के डेल्टाई भागों में, बंगाल के डेल्टाई भागों में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, बंगाल के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। इसका और इसके अलावा श्रीलंका पठार, शिलांग के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा, पश्चिमी घाट, बंगाल के डेल्टाई भागों में। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां आदि विभिन्न भागों में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यदि राज्यों की हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य और केरल राज्य, इन 3 राज्यों में बहुतायत से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। तो हमने 4 मृदाओं की आज बात की परंपरागत रूप से। पहली मृदा हमने बात की जलोढ़ मृदा, दूसरी हमने बात की लाल मृदा, तीसरे नंबर पे है काली मृदा और 4th नंबर पर कौन सी है? लेटेराइट मृदा। इसके बाद हम जो 4 बच गई और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? 4। कौन कौन सी? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा और मृदा का सामान्य हमने परिचय किया। बाकी हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।